आखिरकार ऐसी कौन सी आवाज है जो दुनिया के लगभग 2% लोगों को तंग कर रही है? Can't escape it, and it's like a low, rumbling sub-bass tone. हर 50 में से 1 या 2 लोगों को कौन सी अजीब आवाज परेशान कर रही है? My impression was that some of the people who were so bothered by it, all the physical sensations and stuff, they left because they couldn't stand it. आवाज तो सब सुनते हैं दुनिया की, पर कुछ आवाजें ऐसी होती है जो दुनिया नहीं सुनती। ऐसा क्या हुआ जो कुछ रिपोर्ट्स में लोगों के सुसाइड करने तक की बातें सामने आई? हालांकि इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन प्रूफ नहीं हुआ। हजारों लोगों ने अपने घर तक बदल दिए ताकि उन्हें आवाज सुनाई न दे। एक बार इस आवाज को सुनो। क्या आपने कुछ सुना? जी हाँ, आपने सुना होगा एक लो फ्रीक्वेंसी रम्बलिंग साउंड। लेकिन कुछ अजीब है इस आवाज में। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम और आप एक ही जगह पर बैठे हों और एक को ये आवाज सुनाई दे और एक को नहीं? आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों ने इसे सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया है? क्या चल रहा है इन देशों में और इनके समुद्रों में? ये 50 से 150 की रम्बलिंग यानी गड़गड़ाहट की आवाज कैसे अचानक कुछ लोगों को सुनाई देने लगती है? क्या है इनके पीछे की वजह? और क्या आपने कभी जाने अनजाने में सुना है इस आवाज को? लोगों ने इसके ऊपर मूवीज, टीवी शोज और कॉमिक्स तक बना दिए हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दाफाश करें और जानें इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुभव और आज हम बात करेंगे एक मिस्टीरियस साउंड के बारे में जिसे कहा जाता है द हम। एक ऐसी आवाज जो रिसर्चर्स के हिसाब से लगभग 2% लोगों को ही सुनाई देती है। हर 100 में से बस 2 लोग ही इसे सुन पाते हैं और जो भी लोग इसे सुनते हैं उनमें से ज्यादातर लोग ने यही कहा है कि ये एनोइंग है, यानी तकलीफदायक। हालांकि कुछ लोगों को ये अच्छी भी लगी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये एनोइंग ही लगी है। इतनी एनोइंग की कुछ लोगों ने इसके कारण घर तक बदल लिए और कुछ रिपोर्ट्स में सुसाइड तक की बातें सामने आई। ये सब अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। लोग इसे बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी हिस्ट्री को और समझते हैं इसकी गहराई। 1970 के दशक में इसकी मीडिया कवरेज शुरू हुई, जब मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि कई जगहों के लोग एक अजीब मिस्टीरियस साउंड से परेशान हैं, जो कि बस कुछ लोगों को ही सुनाई देती है। हालांकि रिपोर्ट्स इससे भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। 1990 के दशक में टेओस हम नाम का केस दुनिया भर में फेमस हुआ। टेओस न्यू मैक्सिको के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें एक लो फ्रीक्वेंसी अजीब हमिंग साउंड सुनाई देती है और ये इतना फेमस हुआ कि साइंटिस्ट तक इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंच गए। शुरू में लोगों को लगा कि ये एक मास हिस्टेरिया है, यानी कि एक वहम, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया और फिर लोग ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये सिर्फ मास हिस्टेरिया नहीं हो सकता। तब लोग इकट्ठे हुए और बोले कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साउंड है जो बस कुछ लोगों को ही सुनाई देती है। बाद में बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू किया और रिपोर्ट्स करने लगे। लोगों ने एक वेबसाइट तक बना दी द हम.info नाम से, जहां दुनिया भर के हम हेयरर्स अपने रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं। कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इस साउंड को डिस्क्राइब किया है। ये हैं कुछ उनके रिपोर्ट्स। द हमिंग ऑफ अपेरेंटली ए लार्ज स्वार्म ऑफ बीज, मतलब एक बहुत बड़े मधुमक्खियों के झुंड की आवाज। कॉम्बिनेशन ऑफ हमिंग, ड्रोनिंग एंड बजिंग साउंड, मतलब कि ड्रोन और दिल धड़कने जैसी लो फ्रीक्वेंसी की आवाज। बैकग्राउंड नॉइज दैट नो वन कैन एल्स हियर, यानी कुछ ऐसी आवाज जो सिर्फ मैं सुन सकता हूँ, बाकी लोग नहीं। आइए थोड़ा नजर डालते हैं आज तक के हम रिपोर्ट्स पर और जानते हैं कि दुनिया के किस हिस्से के लोगों को ये ज्यादा सुनाई देती है और किस हिस्से के लोगों को ये कम। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो दुनिया के सभी हिस्सों में लोग इसे सुनने का दावा कर चुके हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका, लगभग हर कॉन्टिनेंट से रिपोर्ट आई है। मतलब यदि ये सिर्फ किसी मशीन या फैक्ट्री की आवाज होती तो ये दुनिया भर में कैसे फैलती। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के लोगों ने इसे सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो रिपोर्टिंग वेबसाइट थी वो शुरुआत में इंग्लिश में थी और बहुत सारे देश के लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था और धीरे धीरे रिपोर्ट्स पूरी दुनिया भर से आनी शुरू हो गई है। अब एक और शॉकिंग बात, 2018 में अकेले 1000 से ज्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं, यानी कि जितनी रिपोर्ट्स 1990 के आसपास के सालों में मिलकर नहीं आई थी, उससे कई ज्यादा रिपोर्ट्स एक ही साल में आई। और डेटा में एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स 40 से 50 साल के लोगों ने की है, उसके बाद 30 से 40 और फिर 50 से 60 साल के लोग। अगर ये सिर्फ एक वहम होता तो एज ग्रुप इतना स्पेसिफिक क्यों होता? शॉकिंग बात यह है कि इंडिया से भी लोगों ने इसको सुनने की रिपोर्ट की। मुंबई के एक इंजीनियर और गिटारिस्ट ने ये रिपोर्ट किया है कि इट्स लाइक ए साउंड वी हियर व्हाइल यॉर्निंग और ए डीजल जनरेटर एट ए डिस्टेंस, यानी दूर चल रहे डीजल जनरेटर जैसी आवाज। शिमोगा के एक बायोकेमिकल इंजीनियर ने ये रिपोर्ट किया, इट्स लाइक ए वाइब्रेशन इनसाइड माय हेड एज इफ स्टैंडिंग 2 blocks अवे फ्रॉम ए ड्रिल टूल, यानी कि जैसे दिमाग के अंदर वाइब्रेशन हो रहा हो। ऐसी कई कहानियां इंडिया से भी मिलती हैं। हम लोग ये जान गए कि दुनिया भर में कई लोगों ने इसे सुनने का दावा किया है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? आखिरकार ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है इन इलाकों में? इसे जानना इतना आसान नहीं होगा। हमारे पास डेटा काफी कम है और रिसर्च भी उतनी नहीं हुई है। फिर भी जो मेजर थ्योरीज हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। पहला, मास हिस्टेरिया या इल्यूजन। ऐसा हो सकता है कि ये महज एक वहम हो, लेकिन यदि सिर्फ ये एक
एक वहम होता तो इतने सारे लोगों को एक ही टाइप की आवाज का वहम कैसे हो सकता था। एक बात नोटिस करनी चाहिए कि जब भी कभी कोई वहम या अफवाह फैलती है तो उसके पीछे किसी न किसी का फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, नोटबंदी के टाइम में ये अफवाह फैली हुई थी कि 2000 के नोट में GPS चिप लगी हुई है और सरकार हर नोट को ट्रैक कर सकती है। ये बात सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैली थी, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कोई चिप था ही नहीं। अब सवाल ये है कि इस अफवाह में फायदा किसे हुआ। जिन लोगों ने इस अफवाह को फैलाया उन्हें लाखों व्यूज मिले, फॉलोअर्स बढ़े और चैनल्स और पेजेस पॉपुलर हुए और कई लोगों ने एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी से भी पैसे कमाए। मतलब अफवाहों के पीछे एक क्लियर बेनिफिट नजर आता है, लेकिन द हम के केस में ऐसा कुछ फायदा नजर नहीं आता। लोगों ने सालों तक कंप्लेंट्स की, कुछ लोगों ने घर बदल दिए। अगर कोई झूठ या वहम फैला भी रहा था तो सवाल ये है कि उसे इससे फायदा क्या मिल रहा है। इसलिए बहुत सारे रिसर्चर्स मानते हैं कि कहानी सिर्फ वहम की नहीं हो सकती। सेकेंड, टेक्नोलॉजी जनरेटेड साउंड। हो सकता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारे बीच एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रीज, पाइपलाइंस और बहुत सारी मशीन सामने आ रही है और हो सकता है कि इन्हीं के कारण साउंड्स पैदा होती हो। एक थ्योरी के हिसाब से कुछ पाइपलाइंस में गर्म ऑयल के फ्लो और वाइब्रेशन से लो फ्रीक्वेंसी साउंड बन सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, फिर भी लोग इसे सुनने का दावा करते हैं। जैसे कि इंडिया के सिमोंगा, साउथ अफ्रीका के ग्रामीण इलाके, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड और कनाडा के कुछ दूरस्थ इलाकों से भी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। और रिपोर्ट्स उस समय की भी है जब टेक्नोलॉजी वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए टेक्नोलॉजी पूरी कहानी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तीसरा, टेनिटस थ्योरी। टेनिटस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ आपको आवाज सुनाई देती है लेकिन बाहर कोई आवाज होती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कभी जोर से झापड़ खाई हो क्लास में तो आपको कान में ई वाली आवाज याद होगी। यहाँ पे कोई ई जैसी कोई आवाज होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सुनाई देती है। तो कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि द हम टेनिटस का एक स्पेशल फॉर्म हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग लोकेशन बदलने पर रिलीफ फील करते हैं। कुछ लोग एरोप्लेन में ट्रेवल करते वक्त रिलीफ का दावा करते हैं। अगर ये सिर्फ टेनिटस होता तो लोकेशन बदलने से इतना फर्क क्यों पड़ता? तो पूरा गेम टेनिटस का भी नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में जाने से पहले कुछ समझ लेते हैं। अगर डेटा को ध्यान से देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे इसे ज्यादा सुनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम हेयरर्स उस प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस में जाते हैं तो उनको रिलीफ फील होता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये साउंड एक्चुअली में साउंड हो ही ना। फोर्थ पॉइंट, माइक्रोवेव थ्योरी। एक बार साइंटिस्ट ने लोगों के फोरहेड पर माइक्रोवेव फायर किए और रिजल्ट बड़ा शॉकिंग था। अलग अलग लोगों को अलग अलग साउंड सुनाई दी। मतलब हम सिर्फ ईयर से नहीं सुनते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इनडायरेक्टली परसीव कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हियरिंग इम्पेयर्ड लोग भी इस सेंसेशन को फील कर पाए। मतलब कि वो लोग भी इसको फील कर पाए जो नॉर्मल आवाज को सुन भी नहीं सकते। तो अगर कुछ लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग लो फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हम साउंड। तो क्या पता कुछ लोग नेचुरल या आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स को द हम के रूप में सुन रहे हैं और शायद ये साउंड अर्थ या अर्थ के बाहर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स से आ रही है और बस सिर्फ कुछ लोग ही उसे कैच कर पाते हैं। मैंने आपके सामने 4 मेजर थ्योरीज रखी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टेनिटस और माइक्रोवेव थ्योरी ज्यादा करेक्ट लगती है। अभी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है और आज भी द हम साइंस के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में गिना जाता है। हो सकता है ये एक डिजीज हो सकता है ये एक माइक्रोवेव इफेक्ट हो सकता है कि ये हमारे टेक्नोलॉजी का ही कारण हो, या फिर हो सकता है कि हम ये समझ ही नहीं पाए हों कि असल में ये साउंड है क्या। क्योंकि जब साइंस के पास जवाब ना हो तभी तो रहस्य जन्म लेते हैं और ऐसे ही रहस्य को सुलझाता है सत्य ज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।